हाय गाइस। आपको पता है कि बीपीएससी ने रिसेंट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे, जैसे कि डीएसओ का एग्ज़ाम हो गया, अपना एएसओ का एग्ज़ाम हो गया, और साथ ही साथ बीपीएससी प्री 71st वाला, वो भी अभी तक मैं कवर कर चुका हूँ। तो एएसओ के प्री और मेंस भी कवर कर चुका हूँ मैं, और 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी कवर कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीएसओ का। ठीक है, डीएसओ के प्री में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे आए थे उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। A citizen of Canada residing in India cannot claim the right to। तो पहले खुद समझिए, बात को सोचिए कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो फॉरेनर्स, जो सिर्फ इंडियंस को है। जैसे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेयर एक्ट की सीरीज़ मेरी ऑलरेडी चल रही है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे स्पेशली बताया है कि क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ मेंशन है, कहाँ पे सिटीजन मेंशन है, कहाँ पे ऑल पर्सन मेंशन है। यू कैन ऑल्सो वॉच। तो देखियो, कनाडा का सिटीजन है, इसका मतलब उसके लिए पर्टिकुलर राइट्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द दिस डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन एंड नंबर ऑफ राइट्स गिवन इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 29 रिलीजियस एंड कल्चरल राइट, एंड आर्टिकल 30 रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज। तो देखिए, अब यहाँ पे कौन सी राइट जो सिटीजन ऑफ कनाडा है, जो भी पर्सन है, वो क्लेम नहीं कर सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 बिल्कुल क्लेम कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लेम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 यस बिल्कुल कर सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस आर्टिकल नंबर 22 यस बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें कर ही रहा है। सिर्फ जो आर्टिकल 19 है वो इंडियन सिटीजन के लिए है, मतलब एज पर द क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 14 देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसकी जो सर्टन क्लॉजेज हैं 22 क्लॉज 4 वो बातें करता है आगे की कि एनिमी एलियन होगा तो उसके लिए ऊपर के क्लॉजेस नहीं लगेंगे। तो वो हम डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 22 क्लॉज 4 के बारे में। अगर आप बेयर एक्ट की सीरीज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ यहीं पे बताने का मतलब थोड़ी है फिर कोई। ठीक है, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, जो ऑलरेडी ऑप्शन में गिवन था, तो ये सबके लिए है। ठीक है, ये भी सबके लिए है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी मतलब है सबके लिए। फ्रीडम रिगार्डिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये भी है। अभी आर्टिकल 19 में अपने आप में टोटल 6 आर्टिकल्स आते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, देयर आर 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गिवन। जैसे सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री अगर हर्ट हो रही है। ठीक है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कुछ ऐसी बकवास कर दो जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, फिर तो आपको जेल डालेंगे ही डालेंगे, और क्या करेंगे आपके ऊपर। ठीक है, अगर मॉरालिटी, पब्लिक ऑर्डर आपके बोलने से खराब हो रहा है तो ये सब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस दे के रखे गए हैं। ठीक है, फ्रीडम टू पीसफुल असेंबली, यस इसमें भी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो टर्म है ये ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, 97th अमेंडमेंट एक्ट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये भी है, लेकिन यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि स्पेशली SC ST वाले रीजन में अगर आप जाते हैं, तो ट्राइबल वाले रीजन में अगर जाते हैं तो देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गिवन टू यू। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, चलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज नॉट इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके लिए मैं सेपरेटली बताता हूं लोगों को कि जब कभी भी आप ध्यान से सुनिए, जब कभी भी आप डीपीएसपी पढ़ें, इसका बताता हूं, तरीका बताता हूं। जब कभी भी आप डीपीएसपी पढ़ें तो जरूर एक बात का ध्यान रखें कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल्स 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए हैं। एग्जाम में बहुत बार देखा है मैंने, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, बाकी कोई और कारण यहाँ पे नहीं है मेरा। तो देखिए, आर्टिकल 38 ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल की बात की गई है। आर्टिकल 39 ये भी है, इसके अंदर 42nd अमेंडमेंट का कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर यस, इसके अंदर 39F वाला पार्ट बिल्कुल ऐड किया गया है। ओके, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, करेक्ट। 39A ये तो ऑलरेडी ऐड किया गया है, फ्री लीगल एड की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, नॉट इंसर्टेड बोला है ना। 43A ये भी है यहाँ पे। 43A के अंदर दिया गया है कि टू अलाउ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट,
ठीक है, मतलब टू अलाउ द वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट इन द मैनेजमेंट वर्क, ऐसा कुछ है यहाँ पे 43A के तहत। ठीक है, तो 38 में कोई अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 39 के F क्लॉज में भी है, यस, अगर आप पढ़ेंगे तो। इसलिए आप एक काम करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं साथ ही साथ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, आपकी खुद के भले के लिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स डन इन डीपीएसपी। ठीक है, डन इन डीपीएसपी, ओके, क्योंकि डीपीएसपी में सिर्फ 42nd अमेंडमेंट के थ्रू और भी अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे डीपीएसपी में। ठीक है, तो भी आप अगर पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, 86 अमेंडमेंट के तहत क्या चेंजेस लाए गए थे डीपीएसपी में, कौन से आर्टिकल में चेंजेस लाए गए थे। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए, आजकल पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, चलिए, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगलिटी तो बहुत बार पूछा गया 39A के बारे में। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी सेपरेटली पूछते हैं इसको। मैं आप डीपीएसपी के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी कराए हैं, मतलब लिटरली बहुत भर भर के हैं। प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड लाइफ, ये भी है 48A। और 48A इसलिए याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ मेंशन है। एक तो डीपीएसपी के आर्टिकल 48A में मेंशन है, एंड एक है फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बात करते हैं, कहाँ किस सोर्स से लिया गया है। अब ऐसे सोर्स वाले क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अच्छे आते हैं वैसे, बाय द वे बताऊं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम विच सोर्स डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डाउट लग रहा है मुझे, बट कैनेडियन वैसे नहीं होगा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने गवर्नर का ऑफिस लिया है। फेडरल प्रोविजंस हमारे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हैं। ठीक है, एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा रिट्स हैं। उसके बाद हमारा प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम उन्हीं के हिसाब से वर्क करता है। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द आंसर हियर। ओके, एंड जहाँ से हमने राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाना चाहिए, मतलब नॉमिनेशन जो होता है ना राज्यसभा के मेंबर्स का, मतलब इलेक्शन एक तरह से वही है। ठीक है, तो कैसे किया जाना चाहिए। ओके सॉरी, वेट इलेक्शन, वेट ध्यान से नॉमिनेशन जो है, जो राज्यसभा के 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है वो आयरलैंड के हिसाब से है हमारा। ओके सॉरी, नॉमिनेशन आयरलैंड से है और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सॉरी, ठीक है, मैं अचानक क्लिक हुआ क्योंकि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है अलग से कि कहाँ से लिया गया है, ये यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया है हमने, एक बेसिक देख लो बस। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से है। फंडामेंटल राइट यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू ये भी यूएसए से है। फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से है। बस पढ़ लीजिए इसको। डीपीएसपी आयरलैंड से है। ये मेजर चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर वही आपको बताया था, हमारा फेडरेशन जो है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से है। वही देखो, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका। ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was elected unopposed to the position of the Vice President of India? अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए कोई आपका तरीका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो भले मैं पढ़ा दूंगा लेकिन आगे आएगा तो क्या करोगे, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएगा ना वाइस प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ क्या करना है आपको। यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 2-3 चीजें उसमें देखनी है। किस वाइस प्रेसिडेंट ने 2 टर्म कंप्लीट किया है। ठीक है, कौन से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन सब आते हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें लिस्ट बनाइए। कौन से वाइस प्रेसिडेंट का 2 टर्म हुआ है, कौन से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, कौन से वाइस प्रेसिडेंट का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखना है। ओके, देन एंड देन ओनली आप समझ सकते कि अच्छा इस तरह से यू हैव टू लाइक सच काइंड ऑफ क्वेश्चन स्कीम। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तब बताइए अब क्या करेंगे। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है। हाँ, जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, वही इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि कौन से सीजीआई वाइस प्रेसिडेंट बने। एम हिदायतुल्ला किधर गए, मोहम्मद हिदायतुल्ला। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको प्रिपरेशन इस तरह से करनी है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो चलो मैं बता दूंगा, ठीक है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में ये सब चीजें एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे
देखते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह was elected vice president of India in 1979 unopposed। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह also served as a temporary president, मतलब बोलते ना कि थोड़े टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं वो, जब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है इन 1967, और उस टाइम के जो वीवी गिरी हैं उस टाइम के क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वो क्या कर देते हैं, वो रिजाइन दे देते हैं बिकॉज ही वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है, प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है, ठीक है। कायदे से क्या होता है, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मतलब फॉर द टाइम बिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों की पोस्ट खाली हो गई। देन हु विल कम टू हु विल टेक द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बिंग, सीजीआई। और उस टाइम के सीजीआई कौन थे, एम हिदायतुल्लाह थे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब क्वेश्चन को अननेसेसरी टफ करना होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस है ना प्रोसीजर कि क्या ये लोग देते हैं। ओके चलिए, उसके बाद कोचरिल रामायण रमन नारायणन या के आर नारायणन, इसको नारायणन कहते हैं इनको। तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं एंड लेटर ऑन ही बिकम द प्रेसिडेंट एज वेल, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको। हामिद अंसारी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इनका रहा है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एंड ही इज द ओनली पर्सन आफ्टर, ही इज द ओनली पर्सन आफ्टर किसके, आफ्टर डॉक्टर राधाकृष्णन हु कंप्लीटेड 2 टेन्योर। ये भी पता होना चाहिए आपको कि ऐसे 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका 2 टर्म उन्होंने कंप्लीट किया है, एस राधाकृष्णन एंड दिस पर्सन मोहम्मद हामिद अली अंसारी, ठीक है। चलिए, ये उसी फैमिली से आते हैं जिस फैमिली से मुख्तार अंसारी आते हैं, आपको बता दूं मैं, ठीक है। उसी परिवार के, आई थिंक ये चाचा वाचा रखते थे उनके, अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता बट ठीक है। अफजाल अंसारी अभी भी शायद से एमपी हैं मोहम्मदाबाद गाजीपुर के, ठीक है। चलिए, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम दिस एंड लेटर बिकम द प्रेसिडेंट, वही आपको बताया मैंने स्टोरी। के नारायणन ही सर्व्ड एज अ 9th वाइस प्रेसिडेंट एंड लेटर बिकम द प्रेसिडेंट। एम हिदायतुल्लाह वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 79 to 84। चलिए, एम अंसारी तो पता ही है आपको, हामिद अली अंसारी। रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या प्रोसेस है यहाँ पे, द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लिटरली यू हैव टू हैव अ डिटेल नॉलेज, ठीक है। इट रिक्वायर इफेक्टिव मेजोरिटी, इट रिक्वायर इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। तो देखते हैं अभी, ठीक है, क्या दिया है इन आर्टिकल 49C, द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा may be removed by a resolution of the House of the People passed by a majority of all then members of the House. This is called effective majority, ठीक है। देखिए, more than 50% of the effective strength of the House, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे दी हुई है। तो वही बात है यहाँ पे आपको दिमाग में रखनी है। चलो, आपसे ये इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कॉमन हो चुके हैं, ठीक है। आजकल सच में ऐसे क्वेश्चंस कॉमन हो गए हैं कि स्पीकर के रिमूवल के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी माइन्यूट डिटेल, ओके। तो प्लीज रिमेंबर। और आजकल ये भी पूछते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। हर जगह पे स्पेशल मेजोरिटी के मतलब थोड़े अलग है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। तो आपके लिए लगा दिया मैंने, आराम से इसको देख सकते हैं हम। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। तो प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रीड दिस, ओके। और थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा। चलिए, तो चलिए अब इसको आराम से पढ़िए, अब इसको समझाने का मन नहीं है, सॉरी यार, ठीक है। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि यार इसको समझाने के लिए बैठेंगे तो बाकी क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई है ऑर्डर बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, ओके। कॉलिंग अटेंशन मोशन, भाई सही में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे निकाले यार इन्होंने, मतलब ऐसे कोने वोने से निकाले हैं कि मतलब वाह। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन, ये बात सही है, ट्रू है। एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। तो देखो आपको भैया बता दो, कॉलिंग अटेंशन मोशन मेंशन है इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बुक जो है उसमें मेंशन है, बट 0R विच इज ऑल्सो इंडियन इनोवेशन, बट दैट इज नॉट मेंशन इन द प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ओनली वन इज राइट हियर, ठीक है। इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, इट अलाउ मेंबर्स टू कॉल द अटेंशन of a ministry to a matter of urgent public importance and seek an authoritative statement from the minister. It was introduced in the Indian Parliament in 1954.
दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके, इज मेंशन इन दिस। देखिए पर्पस क्या होता है, सीक मिनिस्टर्स अटेंशन टू अर्जेंट मैटर, आजकल तो अर्जेंट मैटर बहुत हो गए हैं, ठीक है। चलिए एस्टिमेट कमेटी, अभी पिछले वाले वीडियो में ही एस्टिमेट कमेटी के ऊपर थोड़ा चर्चा हो गया था कि सबसे बड़ी कमेटी है, 30 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई इसमें मेंबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब इनका क्वेश्चन है, द एस्टिमेट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई कमेटी, ठीक है, ये बात पूरी तरह सही है। जॉन मथाई की कमेटी थी और उसको मतलब उनके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था, और सेटअप कब किया गया था, 1950 में सेटअप किया गया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी कब सेटअप की गई थी, 1921 में सेटअप की गई थी। ईयर वेयर पूछते हैं आजकल, ठीक है। चलिए, और से वैसे तो सही बताऊं इसका भी 1921 में ही ओरिजिन है, लेकिन ठीक है, मतलब एक तरह से आप 1950 में इसको सेटअप की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई, ठीक है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम, ठीक है। द राज्यसभा है नो रिप्रेजेंटेशन, ये बात पूरी तरह सही है, मतलब राज्यसभा का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें 30 मेंबर होते हैं एंड मतलब जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है। और कौन सा मेथड इसके इलेक्शन के लिए होता है, यूज किया जाता है, द मैटर ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही यूज किया जाता है हर साल, मतलब इसके मेंबर्स चेंज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब टर्म अगर पूछा जाए कि मेंबर्स का टर्म क्या होता है तो 1 ईयर एट अ टाइम, 1 ईयर एट अ टाइम होता है, अगले साल मतलब चेंज होता है। ऐसा हो सकता है कि मेंबर सेम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, इसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं स्पीकर साहब। ये सब चीज़ें तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एस्टिमेट कमेटी या जो भी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है। अच्छा, एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, इस कमेटी का पर्पस क्या होता है, ठीक है। वैसे चलो एक दो तीन चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि जो चेयरमैन होता है इसका एक तरह से हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है। वैसे कन्वेंशन है, कन्वेंशन है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इट्स अ कन्वेंशन, अपोजिशन का भी हो सकता है, बट आखिरकार मनी से रिलेटेड बातें होनी है यहाँ पे, बजट के ऊपर डिस्कशन होना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली बजट के एस्टिमेट्स को डिस्कस करते हैं, ओके, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एंड इसलिए रूलिंग पार्टी के चेयरमैन होते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी, क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी, लिख लीजिए कहीं पे, कंटिन्यूअस NOUS होता है ना, कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी, ठीक है। जो जो चीजें बताई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलो ये तो नहीं पूछा गया आज तक, मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं देखा, लेकिन फिर भी जो ऊपर की चीजें बताई आपको मैंने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, जॉन मथाई, अगेन देखिए, इकोनॉमिक, इट एग्जामिन द एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, अल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी, बार बार कंपैरिजन आ जाता है, 22/7 पब्लिक अंडरटेकिंग 22/7, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रिपीटेशन है इसका, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन, आप खुद सोचिए, देखिए कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी है, बिल्कुल नहीं, हाई कोर्ट को भी दी है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, देखो डायरेक्टली मेंशन तो आपको नहीं मिलेगा, आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना चाहिए, दैट जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज रिमेंबर दिस, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है, आपको लग रहा होगा मजाक मस्ती, लेकिन यस, दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम, कि जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में मेंशन है। अगर बोल दिया जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में मेंशन है, तो बोलोगे आर्टिकल 13 में मेंशन है, आर्टिकल 13 में कुछ मेंशन नहीं है। आर्टिकल 13 में सीधा बोला गया है, इन 13 क्लॉज 2 में बोला गया है कि कोई भी लॉ अगर स्टेट बनाता है, इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, देन इट विल बी नल एंड वॉइड, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर दी जा रही है, लेकिन मेंशन नहीं है, पढ़ेंगे तो याद रहेगा सब चीजें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ओनली तो हटा दीजिए, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यस, ऑल द कोर्ट्स नहीं है बेटा, ऑल द कोर्ट्स है नहीं यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को एक तो आर्टिकल 13 है जिसके अंदर दोनों कोर्ट को दे रखा है, आर्टिकल 13, उसके बाद आर्टिकल 32 है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 से लेके 136 के बीच में बहुत सारे पावर्स हैं उनके पास, दैट दे कैन रिव्यू इट, और हाई कोर्ट के तहत 226, ठीक है। तो चलो मेन 3 आर्टिकल भी अगर पता कर रहे हो ना जो जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट करते हैं,
13, 32 और 226, तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे ना, चलो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जो मैं बेयर एक्ट की मैंने सीरीज चालू की है, इसमें अभी मैंने अपलोड किया है, उसमें आप देखिए आर्टिकल 13 पढ़िए, इतना डिटेल में समझाया है कि कोई भी अगर लॉ ऐसा बनता है, कोई भी अगर नोटिस आता है, कोई भी अगर ऑर्डर आता है, इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट, कौन से पार्ट से, फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से, अगर फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है देन इट विल बी नल एंड वॉइड, या उसको कुछ तो भी चेंज किया जाएगा, सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। आर्टिकल 131 वो भी है चीजें यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अंडर जुडिशियल पावर। चलिए ये तो बहुत ही मतलब ये तो इंपॉर्टेंट ही है, 13, 32, 226, ये तो भूलना ही नहीं आप लोगों को। चलिए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, अब ऐसे क्वेश्चन तो लिटरली मतलब आए हेड्स ऑफ, मैं लिटरली बोलूंगा हेड्स ऑफ टू बीपीएससी जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर कोर्ट, अब ऐसे क्वेश्चन आपके लिटरली डिटेल स्टडी का पार्ट होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं भैया भूल जाओ, नहीं याद रहेगा तुम्हें। द पावर टू एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल मेंशन है, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 231, आर्टिकल 231। और ऐसे क्वेश्चन में बोलता हूं कभी कभी टफ बनाने के लिए भी किए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 231 अगेन किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है, किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है, विच एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, और 2 और मोर स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं, जो क्या बोलते हैं अपना बॉम्बे हाई कोर्ट है, गोवा उसके अंदर आता है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव उसके अंदर आते हैं, ठीक है। सेम गोज विथ कोची हाई कोर्ट, उसके अंदर आपको अपने ही आता है, लक्षद्वीप आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आप देखिए, पढ़िए जरा उसको। तो आर्टिकल 231 भूलना नहीं है उसको, ठीक है। आगे आर्टिकल 230 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 230 ये बोलता है कि हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन, एक्सटेंशन ऑफ हाईकोर्ट जुरिस्डिक्शन टू द यूनियन टेरिटरीज, हाईकोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बॉम्बे का ले लो, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली में उनका ही जुरिस्डिक्शन एरिया है वो, ठीक है। चलिए और कुछ यहाँ पे आर्टिकल, बाकी तो छोड़ो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 230 तो बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरा हाईकोर्ट के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम में अभी पिछले वाले एग्जाम में ही पूछा था, अपना कौन सा पेपर था, बीपीएससी का एएसओ का पेपर था, अभी मैंने पिछले वीडियो में ही कराया था एएसओ का, आर्टिकल 222 पूछा था, ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जज कौन से आर्टिकल में है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए ना बेटा, तो समझ लो कि अब अपने क्या बोलते हैं, आपको टाइट और होने की जरूरत है, ठीक है, और डिटेल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, आपको पता है या नहीं पता है, अब इसमें तुक्का भी नहीं बढ़ा सकते, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अब तुक्का भी नहीं बढ़ा सकते। सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसमें कॉमन हाई कोर्ट वाला हो गया। अब 230 आपको बता दिया मैंने, 222 ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके 72 बीपीएससी में क्या पता पूछ लिया जाए, लेकिन क्या पता नहीं पूछा जाए तो अलग की बात है। हाईकोर्ट को आजकल इन्होंने टारगेट कर लिया है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, इन्होंने हाईकोर्ट को टारगेट कर लिया है। ये लोग टारगेट करते हैं, ठीक है, तुमको ऐसा समझना पड़ेगा ये लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, किस टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं, अपने को भी वही टारगेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हाईकोर्ट का पूरे पढ़ लो, रिट जुरिस्डिक्शन तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाईकोर्ट को अब तुम टारगेट कर लो, ठीक है। जितने आर्टिकल है हाईकोर्ट के, अभी जो यहाँ पे ऑप्शन में भी दिए थे, 231 क्या है, सॉरी 230 क्या है, 232 क्या है, ठीक है, तो पूरा पढ़ लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डरो मत। chronological sequence of local government committees क्या है, what is the correct chronological sequence of committee related to the local government, local government से related यहाँ पे committees पूछी है, ठीक, chronological, अच्छा chronological sequence में मतलब बताओ। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, बात ही खत्म करूंगा मैं, क्योंकि इन्हीं की कमेटी से शुरुआत हुई है सबकी बात। 1957 में मतलब इन्होंने रिकमेंड किया था कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अशोक मेहता कमेटी सेकंड नंबर पे आती है, दोनों मेहता के नाम से मुझे याद है। वैसे तो इसका ऑप्शन अभी भी निकाल दूंगा मैं, क्योंकि इतना पता करने के बाद तो हो जाता है काम अपना, ठीक है। 1 के बाद 3 आएगा, देखो 1 के बाद 3 कहाँ आ रहा है, बात खत्म, मैं आंसर ला चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा बता दूं और, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी कब आई थी, 1978 में आई थी, ठीक है, 1978 में आई थी। अगेन क्या बोला था, 2 टियर ऑफ सिस्टम चाहिए इनको,
ठीक है, न्याय पंचायत के बारे में भी बात की थी इन्होंने। GV राव कमेटी कब आई थी? ये आई थी 1985 में आई थी GV राव कमेटी। उन्होंने बोला था कि रेगुलर इलेक्शन कराए जाने चाहिए PRIs के, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। थुंगॉन कमेटी, ये आया था आपका 1988 में, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि भाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, किसको? पंचायती राज को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और कोई कमेटी, LM सिंघवी कमेटी भी एक है जो 1986 में आई थी, जिन्होंने बोला था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दिया जाना चाहिए। जो मैं बातें बता रहा हूँ लिखते रहो, ठीक है, भले कहीं भी लिखो, रफ में नोट में लिखो, इंपॉर्टेंट है। या तुम्हारे पास लक्ष्मीकांत है तो उसमें लिखो, हाईलाइट करो उसको, वो सब बातें दी हुई हैं यार, एग्जाम में आती हैं, मजाक में लेते हो तुम लोग, सीरियस नहीं लेते, ठीक है। देखो ये हमारे 3 टियर का अशोक मेहता कमेटी, जिला परिषद और मंडल पंचायत की बातें की हैं। GV राव कमेटी, मतलब और इसको स्ट्रेंथन करिए, ठीक है। थुंगॉन कमेटी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन देने की बातें की हैं उन्होंने भी, फाइनेंशियल फ्रीडम देने की बातें की हैं इन्होंने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं रिलेटेड टू द DSO पेपर, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चंस है फ्रॉम द पेसा एक्ट, BPSC ADO के हैं, तो उसको हम अलग वीडियो में करेंगे। तुम चाहोगे एक वीडियो में करो तो यार मेरे को भी ना 30 मिनट के बाद थोड़ा पेशेंस चला जाता है मेरा, ठीक है, और बोलते बोलते मुंह दुखता है मेरा। सो हम्बल रिक्वेस्ट, आप इससे बने रहिए, रेगुलर देखते रहिए, और थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही बोलना चाहूँगा।